हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक से, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, यूथ पब्लिकेशन की। और इसमें ये सारे PYQs दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये GK GS की है, इसमें हम साइंस के करेंगे सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट है बायोलॉजी के क्वेश्चन। ये जीव विज्ञान का परिचय और उसकी प्रमुख शाखाओं से क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन दिया गया है BPSC 3.0 में। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में किस संरचना में होता है। तो ये दोस्तों कोशिका भित्ति में होता है। इसके बारे में इसका आंसर सही हो जाएगा। पौधे जो है जिसको पादप बोलते हैं, एवं पशु जंतु कोशिकाओं में अंतर मुख्यतः कोशिका भित्ति से ही स्पष्ट होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटा आवरण होता है। कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादप में होती है, जंतु में नहीं होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका व कोशिका संरचना विभाजन से लिया गया है। इसमें यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 256। जीवाणु कोशिका 15 मिनट में 2 भागों में विभक्त होती है, तो 120 मिनट में यह जीवाणु, क्योंकि 15 मिनट वो 2 घंटे में 120 मिनट होंगे, 60 120, तो जीवाणु कोशिका से 256 जीवाणु निर्मित होंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या। तो इसमें एक जोड़ी होती है, क्योंकि जो मानव में जैसे स्त्री और पुरुष दोनों का अगर देखा जाए तो स्त्रियों में भी 22 होते हैं, महिला में, और पुरुष में भी 22 होते हैं। ये सेम होते हैं, और दो गुण जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो उसमें एक जोड़ा इसको मानते हैं, क्योंकि 22 तो सेम हो गए और एक बचता है 23। तो इस तरह करके 44 + 2 मिलाकर 46 गुणसूत्र बनते हैं। तो मनुष्यों, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाले गुणसूत्र लिंग सूत्र कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें कि लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाले मानवों में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ी में 23 होते हैं, 46 टोटल होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिला पुरुष दोनों में समान होते हैं, जबकि 23वें जोड़े के गुणसूत्र पुरुष व महिला में अलग अलग होते हैं। इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में XY होता है तथा महिला में XX होता है। अतः स्पष्ट है कि किसी मानव की कोशिका में, उदाहरण के लिए गुर्दे की कोशिका, एक जोड़ी XY अथवा XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है। जीन की व्यवस्था क्या होती है, तो रैखिक होती है। ये कैसे होती है इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। एक गुणसूत्र DNA की एक बहुत लंबी श्रृंखला में बना होता है और इनमें कई जीन होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है, एलील कहलाता है। DNA के अलावा गुणसूत्रों में अन्य रासायनिक घटक होते हैं जो जीन के कार्य को प्रभावित करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है। जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है mRNA का मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये विस्तारित रूप होता है इसका, जो जीनोम में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन के प्रति एक
जीन की एक प्रति है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट का रूप में कार्य करता है। मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। छठवां देख लेते हैं। छठवां है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। तो ये है प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की स्वायत्त कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर के संक्रमण में लड़ने में मदद करती हैं। ये हमारे शरीर में स्वायत्त रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती है, जो हमारे परिसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फोइड अंगों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रीय लिम्फोइड अंगों में। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर में प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका जो होती है वो लिम्फोसाइट होती है। 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वां नंबर ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका है। बीजाणु मात्र, तो ये द्विगुणित होती हैं। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित और बीजाणु अगुणित है। बीजाणु अगुणित है और ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है। ब्रायोफाइट पौधों का एक समूह है। ब्रायोफाइट क्या है? पौधों का एक समूह है जिसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती। इसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती और ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। हेप्टिकोप्सिडा, इसको लीवर वार्ट्स बोलते हैं। एंथोसेरोटोप्सिडा हार्न वार्ट्स इसको बोलते हैं, तथा ब्रायोप्सिडा मासेस बोलते हैं इसको। तो अगला 8वां नंबर देख लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उत्पादन करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र ग्लूकोज का? C6H12O6। यह जल में घुलनशील होता है। इसका स्वाद मीठा होता है। तो ये कोशिका से क्वेश्चन से। अब 9वां नंबर है आपका पोषक पदार्थ चैप्टर से। तो डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन देता है। प्रोटीन की सूचना जो है जीन देता है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वह जीन होता है। जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। कोई भी मानव, सभी के अंदर जीन पाए जाते हैं, जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जीनों को किससे देखा जा सकता है? शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं? 20,000। जीन को विभिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है, जैसे पुरुष या महिला, लिंग व आँख का रंग इत्यादि। 10वां नंबर देख लेते हैं। 10वां नंबर है मानव शरीर में यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप है। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप है। तो ये है पॉलीसैकराइड है। तो इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकराइड बहुल शर्करा है जो ग्लूकोज के कई अणुओं के आपस में जुड़ने से बनता है। ये जानवर, कवक, बैक्टीरिया में भंडारण ऊर्जा, संचित ऊर्जा के रूप में प्रयोग में आता है। तो ये हो गया 10वां क्वेश्चन। दोस्तों आज आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन कराएं एक दिन में, क्योंकि पहले हम 10 करा रहे थे। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि और ज़्यादा क्वेश्चन कराएं तो हम और भी क्वेश्चन करा सकते हैं। तो आज हम 15 क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें 15 कराना चाहिए या 10 कराना चाहिए या और ज़्यादा कराना चाहिए। श्वसन प्रक्रिया के लिए 11वां क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो श्वसन प्रक्रिया के लिए ऊर्जा स्रावित एटीपी ऊर्जा का भंडारण होता है और ऊर्जा स्रावित होती है इसी से। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहाँ गया? आठवां, ये
तो भोजन के ऊर्जा निर्गमन की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। भोजन के ऊर्जा निर्गमन की प्रक्रिया जो होती है वह श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिका में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और फिर शरीर में से अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना शामिल है। ये संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया की ये समीकरण है। समीकरण देख लीजिएगा। C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का। फिर ऑक्सीजन हो गया 6O2, फिर 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और इसके बाद H2O जल हो गया, और 38 ATP। तो इसका कितनी ऊर्जा बनेगी? 673 किलो कैलोरी। तो ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो भोजन के साथ सबसे पहला एंजाइम होता है एमाइलेज, जो हमारे भोजन के साथ मिलता है। तो इसको हम देख लेते हैं। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है, और यह एक लार युक्त एंजाइम है। मुख में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती हैं। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाता है। किसको पचाता है? स्टार्च को। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम होता है। जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले हमें एमाइलेज एंजाइम ही मिलता है जो पचाने का काम करता है। इसके बाद देखते हैं विटामिन से क्वेश्चन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो अगर आपने विटामिन बी पढ़ा हो तो विटामिन बी में जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ा नाम विटामिन B12 का होता है। B12 का तो साइनोकोबालामिन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोबालामिन दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो उपापचय कार्य और उनसे संबंधित कमी में होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया। जल में घुलनशील BC होते हैं, और वसा में घुलनशील ADEKA। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कीड़ा KEDA। कीड़ा जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, और BC जो होती है जल में घुलनशील। इनमें कुछ नाम दिए हुए हैं विटामिन के, कुछ महत्वपूर्ण विटामिन, इनके रासायनिक नाम। विटामिन A का रेटिनॉल नाम है। विटामिन B1 का थायमिन नाम है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन नाम है। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन नाम है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन नाम है। विटामिन C का स्कारबिक अम्ल नाम है। विटामिन D का क्योंकि हड्डियों के लिए ठीक होता है तो इसका कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल बन गया। विटामिन E का टोकोफेरॉल हो गया, और विटामिन K का फिलोक्विनोन हो गया। विटामिन K का क्या है? फिलोक्विनोन। इसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका अनुवांशिकी तथा विकास से लिया गया है। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसके लिए संदर्भित है? तो अनुवांशिकी के लिए, नाम से ही स्पष्ट है। तो अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से अनुवांशिकी को संदर्भित करता है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, जिस कारण उन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। तो अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अपने प्रयोग हेतु उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। इन्होंने मटर के पौधे में प्रयोग किया था। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, अनुवांशिकता के पिता। ये इनसे अदर इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचरित होने वाले मौलिक गुण अनुवांशिक गुण कहलाते हैं, और अनुवांशिक गुणों के संचरण की प्रक्रिया एवं उसके कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम कितने क्वेश्चन करवाएं, और आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।